नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और चलिए दो टूक में हम बात करेंगे आज महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिलों पर लोकसभा में चर्चा जारी है। विपक्ष ने इन बिलों का विरोध किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने परिसीमन बिल पर अपनी बात रखी है। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर सभी दलों से साथ आने की अपील की है। पीएम ने भरोसा दिलाया कि बिल में किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा और अनुपात भी नहीं बदलेगा। उधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिल की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने जाति जनगणना का भी मुद्दा उठाया और मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण देने की मांग की है। अखिलेश यादव की मांग पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी सारी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दे, इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं। संसद में चर्चा जारी है, पर सवाल है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बवाल क्यों। दो टूक में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं बयान। सदन में नंबर का खेल क्या होता है वो तो समय तय करेगा, लेकिन ये पक्का है कि अब इन भांति भांति के बहानेबाजी, भांति भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके 3 दशक तक इसको अड़ंगे डाले, हमने फंसा के रखा। आपने जो अचीव करना था कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई। 3 दशक कम पड़ते हैं क्या रोकने में? 3 दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो। ये महिला आरक्षण तुष्टीकरण के लिए लेके आ रहे हैं, ये महिला आरक्षण ही तुष्टीकरण के लिए ला रहे हैं। हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम लोग खुद उसके पक्ष में हैं। लेकिन क्यों ला रहे हैं? अभी ला क्यों रहे हैं इस समय? और फिर सेंसस कब का शामिल कर रहे हैं? आप जातियां क्यों नहीं गिनना चाहते हैं? आप सेंसस क्यों नहीं कराना चाहते हो? इतने वर्षों में कितना कुछ बदलाव आ गया होगा। सभी दलों का समर्थन है, लेकिन उसके पीछे जो साजिश है, जो इनके खुफिया लोग हैं, जो छुपे हुए लोगों ने जो नक्शा बनाया है नया पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, वो क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज की बहस हम क्यों करने जा रहे हैं। आज के सवाल क्या है? महिला आरक्षण बिल से मिलेगा वोट, विपक्ष की नीयत में क्या है वाकई खोट? महिलाओं को आरक्षण की तैयारी, विपक्ष में टेंशन भारी। महिला आरक्षण जरूरी, सरकार की क्या सियासी मजबूरी? नारी शक्ति वंदन पर बवाल, जातिगत जनगणना का सवाल। महिलाओं को मिलेगा सम्मान, किसका होगा सियासी नुकसान? तो ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों से जो जुड़े जवाब हैं वो हम लेंगे। हमारे तमाम गेस्ट जो हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं, अपर्णा दीक्षित हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, और पूजा मिश्रा हैं, एसपी से प्रवक्ता है। डॉक्टर राहुल राजभर हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आना चाहूंगी अपर्णा दीक्षित जी, आपके पास। आपसे जानना चाहूंगी कि बात यहाँ पर नारी शक्ति वंदन की करें, महिला आरक्षण की करें, तो क्या ये वाकई नारी का सम्मान है या फिर सियासी प्लान है? देखिए, इस बिल ने बहुत अंश झेले हैं। 1996 से लेकर अब तक की 6 सरकारें आई और 6 सरकारें गईं, और ये बिल कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आरक्षण में आरक्षण लागू होना चाहिए, ओबीसी आरक्षण लागू होना चाहिए, कभी राज्यसभा में लटक जाना। लेकिन मैं ये कह देना चाहती हूँ कि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जब से पास हुआ है, तब से यही उम्मीद की जा रही थी इस बिल को जल्दी से जल्दी लागू, और सभी पार्टियां ये कह रही थी उस वक्त कि इस बिल को अभी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, तब क्यों लागू कर रहे हैं, जबकि उस बिल में बाकायदा मेंशन है कि इस बिल में पहले जनगणना होगी, फिर इस बिल में परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद फिर ये सीटें आरक्षित होंगी, फिर ये बिल जाकर लागू होगा। तो इस बिल में जाते जाते लग जाता 2034 का समय, और 29 भी निकल जाता। महिलाएं फिर से एक बार सदन में बैठने से पीछे रह जाती।
तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये निर्णय है और वहां बैठे सभी लोगों का ये निर्णय था और सभी से ये माननीय किरण रिजिजू जी ने सबसे एक एक करके बात की है। इस बिल में सदन बुलाने से पहले एक एक करके सभी पार्टी के दलों से बात की है और सबने सहमति दर्ज की, उसके बाद सदन बुलाई गई है। ये कोई सरकार का व्यक्तिगत निर्णय तो है नहीं। तो इसमें हाय तौबा आखिर किस लिए? आप विरोध भी कर रहे हैं, आप विरोध करना भी नहीं चाहते हैं। दरअसल है ये कि ये जो बिल है वो उबलता हुआ दूध है, ना निगलने का है ना उगलने का है। तो ये अब आए बाएं साएं हो चुकी हैं सारी पार्टियां कि नारियों के नाम पर राजनीति तो करनी है। उनका वोट 50% आधी आबादी हो चुका है। अगर विरोध करेंगे तो नारियां याद रखेंगे, ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा। और एक पक्ष ये भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि जल्दी से इसको लागू करने के लिए हमने क्या क्या कदम उठाए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या नेतृत्व उठाए थे, किन किन लोगों की कितनी यानी कि विपक्ष की भी ये मांग थी और अब लागू हो रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है आपका कहना है अपर्णा जी? अपर्णा जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि कौन सी जनगणना के आधार पर परिसीमन यहाँ पर होगा? स्वागत करना चाहिए इस बिल का। देखिए, अगर 2026 की जनगणना को हम अभी भी देखते हैं, आप मुझसे ही पूछ रही हैं ना? जी जी। हेलो अपर्णा जी, कौन सी जनगणना के आधार पर होगा देखिए, परिसीमन? अगर हम इस बिल को 2026 की जनगणना होगी, 2011 की जनगणना के आधार पर हो रहा है और इसी को मद्देनजर हम रखते हुए, और ये जरूरी नहीं है कि अगर अभी 2011 की हो रहा है तो जब दूसरी जनगणना होगी उसके आधार पर नहीं होगा। तो इस बिल में फिलहाल ये है कि फिलहाल पेश हो, उसके बाद आगे की राजनीतिक रोटियां जो भी सेकने वाले लोग हैं वो बाद में सेकते रहे तो ज्यादा बेहतर है। फिलहाल अपर्णा जी, 2011 की आधार की जनगणना पर परिसीमन होगा और उसके बाद फिर से जनगणना होनी है, तो लगता नहीं है कि क्या एक्सरसाइज बार बार होगी? जहां पर इतना लंबा इंतजार कर लिया गया, 2014 से तो सरकार थी ही, तो थोड़ा सा और इंतजार सही, एक बड़ी एक्सरसाइज से भी बचते। देखिए, एक सीधा सा प्रश्न आपने पूछा और सीधा सा मैंने जवाब दिया। 2026 में एक जनगणना होती है आवासों की, दूसरी जनगणना होती है जातिगत जनगणना। और जातिगत जनगणना को लेके आज सदन में खड़े होकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन्हें ये कहा है और आश्वस्त किया है कि हम जनगणना कराएंगे इस पूरे प्रकरण में। उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद फिर वो हो जाएगा, डिलिमिटेशन के बाद सीट आरक्षित होंगी। तो इसमें बहुत लंबा वक्त लगता है और इतने लंबे वक्त का अब इंतजार नहीं करना चाहिए आधी आबादी को, इसलिए इस बिल को जल्दी करने का और 2011 चलिए पूजा जी के पास चलते हैं। पूजा जी से मेरा सवाल, पूजा जी, बीजेपी लगातार आरोप ये कर रही है कि परिसीमन का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप लोग नारियों का विरोध कर रहे हैं। ये फैक्ट आप लोग क्यों जनता के सामने नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि असल मुद्दा तो परिसीमन है या फिर परिसीमन से जुड़े जो चीजें निकलकर सामने आएगी वो है, और कहीं ना कहीं महिला आरक्षण इसके साथ जुड़ चुका है? आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। पहले तो जो है भाजपा के प्रवक्ता को ये जानना जरूरी है दीपिका जी कि जो परिसीमन की बात की जा रही है वो 2011 के सेंसस में नहीं की जा रही है। 6 बजे जो है हमारे गृह मंत्री महोदय ने सदन को ये बात साफ साफ बताई थी, अगर 2011 के परिसीमन पे होगी तो उत्तर प्रदेश की सीटें 13 बढ़ेंगी, ना कि 20 बढ़ेंगी। तो हमारे जो गृह मंत्री महोदय ने बताया, उन्होंने ये बताया कि भाजपा ने स्वयं से एक फॉर्मूला इजाद किया हुआ है। वो फॉर्मूला इजाद किया हुआ है कि अगर 100 सीटें हैं तो उसमें फिर 50 सीटें जोड़ी जाएंगी, फिर 50 सीटें जोड़ने के बाद में फिर उसमें 33% का रिजर्वेशन देखा जाएगा, फिर 33% कैलकुलेट करने के बाद में फिर वो 33% जोड़ी जाएंगी। दीपिका जी, ये कौन सा मैथमेटिक्स चल रहा है? हम भारत देश में बात कर रहे हैं महिला बिल की, हम बात कर रहे हैं संविधान में संशोधन की। 30 महीने पहले 2023 में जब ये संशोधन किया गया हुआ था तो विपक्ष कह रहा था कि आप 2024 के इलेक्शन से लागू कर दीजिए, अभी तक जो भी विधानसभा चुनाव हुई उनमें भी लागू हो गया होता। लेकिन तब सरकार कहती है कि नहीं, हम सेंसस कराएंगे, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, मतलब जातिगत जनगणना, जिसको सरकार बार बार मना कर रही थी और कह रही थी विपक्ष इसकी मांग कर रहा है क्योंकि वो अर्बन नक्सल है। फिर बाद में एग्री हुई कि नहीं हम कराएंगे, इनकी मंशा नहीं है। फिर ये कहते हैं उसके बाद में हम डिलिमिटेशन कराएंगे, मतलब कि परिसीमन कराएंगे, उसके बाद में ये बिल को लागू करेंगे। चलिए ठीक है, तो आपको फोकस करना कहाँ चाहिए था दीपिका जी? आपको फोकस करना चाहिए था कास्ट सेंसस पे, आपको फोकस करना चाहिए था डिलिमिटेशन। हम कैसे विद इन 2029
हम इसको कर ले ताकि हम इसको सही तरीके से लागू कर सके, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने अब जाकर के कह रहे कि नहीं अब हम इसको बिल लेकर कह रहे हैं। और एक बात, किरण रिजिजू जी का मुझे वो बयान दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि उन्होंने विपक्ष की हर पार्टी से बात की, उन्होंने विपक्ष की पार्टी से बात करके फिर ये बिल को पेश किया। ऐसा नहीं है, विपक्ष ने शुरुआत में ही, विपक्ष ने बल्कि मीटिंग की होगी, अपने पार्टी के खुद डिसीजन लिए होंगे। सरकार ने हमसे बात नहीं की, हमसे हमारे सामने बिल लाया गया हुआ है और उसमें 72 के तहत हमसे प्रश्न पूछे गए कि आप बताइए कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रॉबैक्स क्या है। उसके बाद में अब चल करके डिस्कशन हो रहा है। सरकार अगर चाह रही होती तो खुद फॉर्मूला नहीं। अब बताइए दीपशिखा जी, भाजपा सरकार एक खुद से फॉर्मूला इजाद की हुई है और आप कह रहे हैं कि इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। इनसे पूछे कि ओबीसी और माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है यहाँ पे। अच्छा चलिए, माइनॉरिटीज की आपने बात की, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके आरक्षण के लिए भी यहाँ पर सपा मुखिया कुछ कह रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया कि आप अपनी पार्टी में भले सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए। ही नहीं है, लेकिन ये एक नया फॉर्मूला लेकर आई महिला वुमेन रिजर्वेशन बिल की कोई जरूरत ही नहीं है। भाजपा सरकार पूरे 543 सीटों पे महिला लड़ा दे। क्या समाजवादी पार्टी महिलाओं को टिकट दे रही है? अभी 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। दीपशिखा जी हम तो देंगे। दीपशिखा जी अगर हम बात कर रहे हैं संवैधानिक पटल पे तो गंभीरता से बात की जाएगी ना। सदन में बात कर रहे हैं, आप खड़े होकर बोल देंगे कि नहीं आप सबको दे दीजिए, फिर तो बिल की जरूरत ही नहीं है। सारी पार्टियां कहते हैं कि भाई भाजपा कहते मैं दे रहा हूँ 543 सीटों पे महिलाओं को लड़ा रहा हूँ, फिर बिल पे डिस्कशन क्यों करना। अगर कोई चीज डिस्कशन बिल पे चल रही है जो आगे चल करके लॉ बनेगा तो उस लॉ पे प्रॉपर तरीके से डिस्कशन चाहिए होगा, उसकी कमियों पे बात की जाएगी और हर महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है और रिप्रेजेंटेशन की बात। अपर्णा जी आऊंगी मैं आपके पास और इस समय डॉक्टर राहुल राजभर भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास हम चलते हैं। राहुल राजभर जी आपसे मैं समझना चाहूंगी महिला आरक्षण बिल को लेकर आपका क्या स्टैंड है? क्या बीजेपी की मंशा पर यहाँ सवाल उठाया जा सकता है, खासतौर से तब जब बीजेपी ये कह रही है कि हम तो महिलाओं को आगे लाने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस या समाजवादी पार्टी वही पार्टियां जो कह रही थी कि जल्द से जल्द महिला आरक्षण को लागू किया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही महिला आरक्षण बिल इस देश में नहीं लाना चाह रही थी और अगर लाई भी तो वो टेक्निकली इस रूप में महिला आरक्षण बिल को बनाए रखना चाह रहे हैं कि वो प्रैक्टिकली लागू न हो पाए। जब इन्होंने 2023 में महिला आरक्षण बिल लाने की बात की तभी कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आप जो है महिला आरक्षण बिल लाइए और तुरंत ही ये सुनिश्चित करिए कि हम 2024 में उस महिला आरक्षण के आधार पे चुनाव कराएं, महिलाओं को सीटें आरक्षित करते हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस समय महिला आरक्षण बिल को लागू करने को एक चीज़ पे केंद्रित कर दिया कि जब हम डिलिमिटेशन करेंगे उसके बाद जो है हम महिला आरक्षण को लागू करेंगे। अब जब कानून में, संविधान में स्पष्ट तौर पर निर्देशित है कि आप जो है डिलिमिटेशन 2026 के बाद करेंगे, वो भी 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उस पर बेस बना के, उसको बेस बना के आप जो डिलिमिटेशन करेंगे और फिर उसके बाद जो है आप जो है डिलिमिट और व्यापक स्तर पर डिलिमिटेशन करेंगे, फिर उसके बाद महिला आरक्षण को आप लागू कर पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही महिला आरक्षण बिल को लाया और उसको इस रूप में न लागू किया कि जब हम डिलिमिटेशन करेंगे तब हम महिला आरक्षण बिल को लागू करेंगे, जबकि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही कह रही कि आप महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करो। लेकिन अभी जो है, जैसा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी बोल रही हैं कि अगर जिस रूप में आज महिला आरक्षण का जो बिल है अगर उसको हम लागू करेंगे तो 2034 का समय लग जाएगा उसको लागू करने में। तो कांग्रेस पार्टी यही बात तो पहले से कह रही है कि आप महिला आरक्षण बिल को लाए हैं और उसको तुरंत लागू करिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के उसको डिलिमिटेशन पे बेस बना दी। और अब जब ये विशेष सत्र का आयोजन जो बुलाया गया है विशेष सत्र को, उसमें अच्छा एक परिस्थिति और समझने की जरूरत है। आज जो स्पेशल सेशन जो है पार्लियामेंट का बुलाया गया है वो किस परिदृश्य में बुलाया गया है, जब दो महत्वपूर्ण राज्य, एक तमिलनाडु और बंगाल में चुनाव चल रहा है। तो जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी सेशन को बुलाई है ताकि जो है बंगाल के और तमिलनाडु के जो सांसद हैं उस पर इस चर्चा में भाग न ले पाए, जबकि ये चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है, केवल महिला बिल से संबंधित चर्चा नहीं रहा, ये डिलिमिटेशन की पूरी प्रोसेस पे चर्चा का विषय इन्होंने बनाया हुआ है। चूंकि महिला आरक्षण सीधे डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ है और उन राज्यों का जिनका सीधे सीधे ऐतराज है कि आप डिलिमिटेशन जिस बेस को बना के कर रहे हैं वो उचित नहीं है और उनके हम आवाज को इसमें शामिल
प्रॉपर तरीके से अच्छा, न हो, उसके लिए बिल्कुल पूरा षड्यंत्र आपसे बनाए हुए। सवाल ही तो मेरा कांग्रेस पार्टी रहेगा राहुल हमेशा जी, महिला आरक्षण अभी अमित बिल के शाह पक्ष थोड़ी में देर रही है और पहले कह रहे थे कि जिस आधार पर ये पूरा परिसीमन किया जाएगा वो उसी आधार पर किया जाएगा जिस आधार पर कांग्रेस ने किया था, कमेटियां भी वो रहने वाली है। अमित शाह ये साफ कह रहे हैं कि अगर आपने अपने समय में किसी प्रकार का कोई खेल किया है तो बात अलग है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की ओर से नहीं होगा, नहीं बदला जाएगा कुछ, ना कमेटी बदली जाएगी, ना ही किसी भी प्रकार का कोई संस्थागत बदलाव होगा, सिर्फ सब वही रहेगा कांग्रेस के समय का। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आप डिलिमिटेशन के जो भी प्रोसेस या जो भी गाइडलाइन को फॉलो करना चाहते हैं उसको विपक्ष की सारी जो दलें हैं उनके बीच आप चर्चा करिए। कांग्रेस पार्टी सहित सभी दल इस बात को मांग कर रहे हैं कि आप जो है सर्वदलीय बैठक बुलाइए, विपक्ष के लोगों को बुलाइए और दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के तमाम राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाइए, सांसदों को बुलाइए, आप उनके साथ चर्चा करिए कि क्या आप बेस बना रहे हैं। अभी तक के पूरे चर्चा में आप कहीं भी नहीं स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी किन सवालों को आधार बना के डिलिमिटेशन कर रही है। अगर आप संख्या के आधार पर कर रहे हैं तो उसको भी क्लियर करिए, जबकि दक्षिण भारत के तमाम राज्यों की ये मांग है कि आप संख्या को लीजिए लेकिन उसके आधार पे जो स्टेट के जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो लेवल है उसको भी आप ध्यान में रखिए। आप उनके अगर जो है उनके विकास को पैमाना नहीं मानेंगे और जनसंख्या को ही एकमात्र पैमाना मानेंगे तो ये एक तरीके से विसंगति, नए तरीके की विसंगति पैदा करेगी, क्योंकि डिलिमिटेशन कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। ये पूरे भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र की एक नींव है। आप ये सुनिश्चित करते हैं कि एक वोट की ताकत और उस एक वोट की ताकत से बना हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो असेंबली है, जो हमारा जो है जो संसदीय जो क्षेत्र है उसको हम जो है सुनियोजित करें। कहना चाह रहे हैं इस प्रक्रिया 2011 के परिसीमन के आधार पर अगर करवाया जाता है तो हिंदी बेल्ट में बीजेपी को फायदा होगा। चलते अपर्णा जी के पास। अपर्णा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी पूजा जी को, और इसी से जुड़ा मेरा सवाल ये भी रहेगा, सभी ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि टाइमिंग यहाँ पर बड़ी गजब की है। जब चुनाव होने जा रहे हैं उससे पहले ये जो टाइमिंग हुई 850 सीटों का ये जो आंकड़ा है वो किस आधार पर तय किया गया? अपर्णा जी, 850 राउंड फिगर है, 816 की बात हो रही है और ये बाकायदा संसद में मुझे लगता है सटीक होना चाहिए। संसद में भी यही कहा गया है कि 816 ऐसे करके 50% बढ़ेगा तो 816 और 850 राउंड फिगर रखा गया। और दक्षिण पर जब लगातार एक चीज़ ये फैला रहे थे कि दक्षिण के लोगों की तो भाई सीटें ही नहीं बढ़ेंगी, जबकि आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बताया है कि दक्षिण में जो सीटें थी, कर्नाटक में 28 थी, अब 42 हो जाएंगी, आंध्र प्रदेश में जो 25 थी 38 हो जाएंगी, तेलंगाना में 17 थी तो अब 26 हो जाएंगी, तमिलनाडु 49 थी 59 हो जाएंगी, केरला में 20 थी तो अब 30 हो जाएंगी, 50% भी बढ़ रही हैं। अब इनको इस बात से आपत्ति, अब ये कोई नहीं बोलेंगे, सब सन्न मार के बैठ गए हैं। कुल मिला के विरोध करना होता है, लेकिन आखिर विरोध करना किस लिए है ये पता ही नहीं होता है विपक्ष को। और आदरणीय अमित शाह जी ने हमें बोला है, सबको बोला है, देश में संसद में खड़े होकर बोला है कि आपकी कमेटी रहेगी, आपके लोग रहे, जो आपने प्रोग्राम बनाया था उस प्रोग्राम के हिसाब से हम तो बस अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको आपत्ति अब किस लिए? आप कह रहे हैं बहुत बड़ी है परिसीमन की प्रक्रिया, बहुत विस्तृत होनी चाहिए चर्चा। भाई विस्तृत ही हो रही है, 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया है, उसके लिए विस्तृत चर्चा क्या काफी नहीं है? और आपको अगर कोई आपत्ति है तो सदन में आप रख सकते हो, हमसे आपसे कई ज्यादा समझदार गौरव गोगोई जी हैं, वो भी रख सकते हैं, जो जैसा कि वो रखते आए हैं। लेकिन आपको अपनी ही कमेटी पर क्या भरोसा नहीं बचा? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, कृपया करके मुझे इसका जवाब देना। अगर आपको लगता है कि ये बिल लाने से इसमें आप फंस जाएंगे, आप इस पर राजनीति नहीं कर पाएंगे, महिला आरक्षण छोड़ दीजिए, डिलिमिटेशन पर आपको लगता है तो अपने पॉइंट रखिए, क्या समस्या है? सदन में खड़े होकर सब जवाब देंगे, सरकार जवाब देगी, और आपको यहाँ पर मैं जवाब दिए देती हूँ कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया तभी लागू होगी जब ये महिला आरक्षण में साफ तौर पर ये लिखा गया है। तब तो आपने पढ़ा नहीं होगा क्या? पढ़ा तो तब भी था, लेकिन आप ये सोचे बैठे थे कि इस बिल को हम बहुत लंबे अरसे बाद ही लागू होगा, ये बहुत पेंडिंग में चला जाएगा। आपको इससे लेना देना नहीं था कि ये लेट भी हो रहा है, लेना देना था माननीय नरेंद्र मोदी जी को, इसलिए उन्होंने जल्दी लागू किया और आपको सबको इसको स्वागत करना चाहिए इस बिल का। मुझे लगता है इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हाँ, राहुल राजभर जी, सवाल पूछा है पन्ना जी की ओर से, सवाल में पूछा गया है प्रोग्राम तो आपका ही है, मेरी अप्लाई बीजेपी करने जा रही है। राहुल जी जी, आवाज सवाल नहीं समझ में आया, क्या कह रही है?
सवाल ये है कि अमित शाह ये कहते हैं कि जो कमेटी बनाई गई थी, जो प्रोग्राम बनाया गया था परिसीमन के लिए, वो कांग्रेस के समय में बनाया गया और वही प्रोग्राम जो है उसी के जरिए ही इस बार भी परिसीमन होने जा रहा है। तो क्या आपके समय में भी सब वैसा ही था जैसे आज आपको शंका हो रही है? आप डिलिमिटेशन किस बेस पे कर रहे हैं अभी तक क्लियर नहीं किए हैं। विशेष संसद का सत्र बुलाया जाता है और आप एन मौके तक जो है क्लियर ही नहीं करते हैं किन विषयों पे हमारा जो है बातचीत होने जा रहा है, और आप जो है उन समय जो है डिलिमिटेशन पे इतनी गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं जब दक्षिण का एक महत्वपूर्ण जो राज्य है तमिलनाडु, वो कहीं से भी इसमें प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट होने की स्थिति में नहीं है। बंगाल में भी चुनाव चल रहा है, तमिलनाडु में भी चुनाव चल रहा है, पूरे देश में जो स्थिति बनी है, आप जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको बराबर जो है बुला के इस पे बातचीत किए होते, और कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्षी दल इस बात की मांग कर रहे हैं कि आप जो सर्वदलीय बैठक की चर्चा करिए, सर्वदलीय बैठक बुला के उस पर चर्चा किए होते। लेकिन आप चूंकि चाहते नहीं है कि जो वैज्ञानिक तरीके से जाति जनगणना हो और उस वैज्ञानिक जाति जनगणना के आधार पर प्रॉपर डिलिमिटेशन हो, आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे चुनाव में मेजोरिटी के आधार पर दोबारा बहुमत में लाया जाए, उसके आधार पे पूरे देश में कुछ भी करना हो। आप किसी भी बात का जवाब नहीं दिया राजभर जी। आप मुझे बताइए कि आपकी ही कमेटी का सारा काम हो रहा है जो आपने निश्चित किया था, उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, सभी दल मिलकर लगातार करते रहेंगे। आप राहुल जी जवाब दीजिए, ये सवाल ही मैंने पूछा था आपसे। कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से अगर आपकी कमेटी की बनाई हुई उन सारी योजनाओं को आगे लागू होना है तो आपकी कमेटी की नियमावली को बढ़ाते हुए अगर ये लागू हो रहा है तो आपको आपत्ति क्यों है? मैं ये पूछ रही हूँ। बदलती हैं, समय बदलते हैं और उसके जो है मापदंड भी बदलते हैं। अभी जब आपकी सरकार में बनी थी, उसी को तो लागू करेंगे। आप सबको मालूम होना चाहिए कि जब जो है क्या मापदंड बदल गए, आपको पढ़े हैं क्या? जनसंख्या नियंत्रण के कानून आने के बाद, जनसंख्या नियंत्रण के कानून आने के बाद दक्षिण भारत ने बहुत प्रॉपर तरीके से जनगणना जो जनसंख्या का जो कानून है चलिए इस समय एग्जीक्यूट किया, बढ़ते आगे और जाहिर तौर पर इस सवाल का जवाब मैं आपसे उम्मीद करूंगी आगे राहुल जी, पूजा जी भी कुछ कहना चाह रही है। पूजा जी कहिए। और पूजा जी देखिए, परिसीमन के आधार पर क्या पूरे महिला आरक्षण बिल को लेकर ही सवाल उठाना उचित भी है? दीपिका जी आप ये बताइए कि इसमें ओबीसी रिजर्वेशन का है। दीपिका जी ये बताइए कि सरकार 2011 के बेसिस पे परिसीमन नहीं कर रही है ना, किस सेंसस पे कर रही है? सरकार ने कोई सेंसस नहीं करा, ना 2011 के सेंसस पे करने जा रही है, ना ही जो है वर्तमान समय में सेंसस कराया हुआ है। तो किस सेंसस के आधार पर आप परिसीमन करने जा रहे हैं? आप अपने तरीके से फॉर्मूला बना लिए, आप कह रहे उस फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे अरे आपकी कमेटी, आपने वही सुन लिया हुआ है कि सदन में जो है कहा गृह मंत्री महोदय जी ने 6 बजे भी कुछ कहा था, उसको भी सुना क्या आपने? आप कह रहे हैं कि आपकी कमेटी से जब कांग्रेस ने परिसीमन लागू किया था तो में तो 1971 के सेंसस के अनुसार किया हुआ था। आप 2026 में भी अगर बात कर रहे हैं परिसीमन की, तो भी आपने बता रहे हैं कि किस सेंसस की बात कर रहे हैं आप 2011 के सेंसस के बेस पे भी नहीं कर रहे हैं। आपने अपना फॉर्मूला इजाद किया हुआ है और आप ओबीसी और माइनॉरिटी की महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते। 2000 चाहे 1996 हो, चाहे वो 1998 हो, चाहे वो जो है 2002 रहा हो, चाहे 2010 रहा हो, अगर ये बिल रुका हुआ है तो सिर्फ इसीलिए रुका हो क्योंकि आप महिलाओं के साथ में जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं इस बिल के साथ में। और वर्तमान समय में इस बिल में आप अपना ही फॉर्मूला लेकर के आ गए हैं। आप बता दीजिए मुझे 2011 के जब सेंसस हुए थे उस हिसाब से कौन से राज्य में कितनी सीटें बढ़ रही हैं? अगर वो सीटें उस हिसाब से नहीं बढ़ रही हैं तो फिर आपने ऐसा कौन सा फॉर्मूला इजाद किया हो जिस फॉर्मूले के हिसाब से आप कह रहे हैं कि नहीं पॉपुलेशन तो कम हो गया हुआ है लेकिन हम 50 बढ़ा रहे हैं? भाई किस बेसिस पे बढ़ा रहे हैं आप किसको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं? ये लो की बात चल रही है, ये आपके जो है पार्टी गठन की बात नहीं चल रही कि इसको बिठा दो उसको बिठा दो। अच्छा नहीं, अभी इसका प्रेशर पड़ गया हुआ है, ठीक है, उसका डिग्री नहीं हो रखा है, कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता है ना। ये संविधान के अकॉर्डिंग चीजें होने पड़ेंगी ना। आपकी मर्जी थोड़ी ना है कि डिग्री बना देंगे फिर छाप देंगे। सबसे पहले तो पूजा जी सुन लो हो गया आपका। मैं ये कह रही हूँ सबसे पहले तो ऐसे ही धर्मेंद्र यादव जी ने ये कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। गैर संसदीय भाषा का इस्तेमाल सदन में खड़े करना अपने आप में एक पाप है।
आपको संविधान पढ़ लेना चाहिए। संविधान में ये बाकायदा अंकित है कि धर्म के नाम पर आरक्षण दिया नहीं जा सकता। तो आपकी ये मांगे हैं वो खारिज हो गई थी, सदन में ही उन्होंने कर दी थी। और आपको तुष्टीकरण ही करना है मुस्लिम महिलाओं के नाम से। 3 तलाक में भी आपने ये किया था, आपने सीएए में भी 3 तलाक में आपने किया। ये सारे मुस्लिम युवाओं को जेल में डालने की एक प्रक्रिया अपनाई गई है। आपने ये कह के विरोध किया था। शर्म करो, कितना शर्म करोगे। महिलाओं को हमने सशक्तिकरण करने के लिए जिनको 3 बार तलाक बोलने आप क्या पे सांसद नहीं चाहती हैं, लंबी पैरलिस्ट और लंबी साड़ी चौड़ी उनके वीडियोस भी हैं, सारी चीजें पाप होने की बात मत करिए। अभी नहीं आएगा ये बिल के बस चिल्लाने से नहीं होता ना पूजा जी, चिल्लाने से नहीं होता है या बीच में सेंसस लागू नहीं किया जाए तो कौन सा फॉर्मूला इजाद किया हुआ है? आप ओबीसी महिलाओं को क्यों रिप्रेजेंटेशन देना नहीं चाहते? आप माइनॉरिटी की महिलाओं को क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते? और कौन सा फॉर्मूला है ये जो है जो आपके गृह मंत्री बोलिए ना, मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं देना चाहते? बोलिए ना, और भी बोलिए। अब बताइए, संविधान के अकॉर्डिंग आप चलोगे, खुद में ही बात करोगे, खुद में ही और हमसे अपेक्षा करोगे ऑनलाइन। पूजा जी, ये सवाल मेरा भी है। मुस्लिम समाज की महिलाओं को आरक्षण की यहाँ पर बात होती है तो सवाल ये है कि बहुत सी जगह ऐसे भी है जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है, क्या वहाँ पर भी आरक्षण को लेकर आवाज उठाई जाएगी? तो आप क्यों मांग उठा रहे थे? मुझे ये समझ में नहीं। पूजा जी, क्या हो सकता है? 11 का सेंसस देखेंगे ना तो नया सेंसस पूछिए एंकर महोदय। पूजा जी एक सवाल मेरा, पूजा जी एक सवाल मेरा, क्या धर्म के आधार पर आरक्षण देता है संविधान? पूछ लीजिए मेरे तरफ से प्लीज। पूजा जी एक सवाल मेरा, क्या धर्म के आधार पर हमारा संविधान आरक्षण देता है? सुनेंगी भी नहीं। उसके लिए कौन सा आपने कहा है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला इजाद किया है समाजवादी पार्टी ने? सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को, सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड लोगों, समान अवसर और आरक्षण दोनों में फर्क है। समान अवसर और आरक्षण दोनों में फर्क है। संविधान में वो लाइन साफ निहित की गई है, समान अवसर देना और आरक्षण देना दोनों में फर्क है। हल्की सी बारीक लाइन है, वो जानना जरूरी हो जाता है। पूजा जी, समान अवसर देना, मैंने आपको बताया कि हमारा संविधान कहता है जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहे हैं उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता है, उनको रिजर्वेशन। कितने राज्यों में ऐसे सोशली, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की बात करें, राज्यों की जहां पर हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठाई जाती, पूजा जी आरक्षण देना तो क्यों बोल रहे थे सदन में खड़े होकर? क्या करने की कोशिश कर रहे थे? लामबंदी वोटों की। लेकिन जनता को भी जानना है कि भाई कौन सी गिनती आपने गिना है, वो नहीं होते ऐसे, फॉर्मूला बनाए हुए हैं। गृह मंत्री महोदय फॉर्मूला बना करके आए, वो कह रहे हैं ये फॉर्मूला मैंने इजाद किया हुआ है और इस फॉर्मूले से हम डिलिमिटेशन करेंगे। फिर 30 महीने बाद कहेंगे हमने नया फॉर्मूला बनाया। भैया सेंसस होगा, कौन आपने सेंसस कराया नहीं है? 2011 का सेंसस आप ये कह रही थी, मैंने आपके साथ डिबेट की थी, कल तक आप ये कह रही थी, पूजा जी ये कह रही थी, पूजा जी कह रही थी कल तक मुझसे, नहीं चलेगा संविधान से देश चलेगा। कल तक आप कह रही थी कि साउथ में और नॉर्थ में बांट दिया गया है, साउथ वालों को कम फायदा मिलेगा, नॉर्थ वालों को ज्यादा फायदा मिलेगा। सभी का शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि महिला आरक्षण बिल से क्या वाकई महिलाओं को हक मिलेगा या मिलेगी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों को राजनीति? ये देखने वाली बात है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।